दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ईरान ने अपनी देश की धरती से इज़राइल पर जो है कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलें और जो है ड्रोन जो है दागे थे। तो अब इस बात को समझिए कि ये उसने किया क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले जो है इज़राइल ने जो है दमिश्क में जो ईरान की जो एम्बेसी थी उसको जाके बॉम्ब किया था। उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की थी, लेकिन उसमें ईरान के जो है 2 जनरल मारे गए थे। तो ये बेसिकली कि इज़राइल ने किया क्यों था? क्योंकि एक्चुअली में ये जो जनरल थे, ये लेबनान में और जो हूती विद्रोही थे, वो जो बार-बार स्ट्राइक कर रहे हैं रेड सी में और इज़राइल के ऊपर, ये उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे ऑन ग्राउंड। आपको ये समझना पड़ेगा कि ईरान की जो पॉलिसी है वो काफ़ी ऑफेंसिव है और ये ईरान के लिए थोड़ी मजबूरी भी है, क्योंकि ईरान देखिए एक तरीके का जो है बार बार बोलता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे इजराइल के ख़िलाफ़। तो जब समय आता है तो उसको आपको बैक भी करना पड़ता है। अगर आप जो आप बोल रहे हैं, अगर आप उसके लिए एक्शन नहीं करेंगे तो आप एकदम फुस पटाखा की तरह नज़र आएंगे। और यही अगर आप जो है जो बोलते हैं और वो करते हैं तो आपकी धाक बनती है, क्योंकि आप इस बात को समझें कि इस्लामिक दुनिया में जो है एक तरीके से वर्चस्व की जो है लीडर बनने की एक लड़ाई भी है। तो ये जो है एक तरीके से इज़राइल क्या है, क्योंकि वो एक यहूदी देश है, जू नेशन है और दुनिया का, तो उसकी वजह से जो है उसको जो है बलि का बकरा बनाया जाता है। अब ये तो मेन कहानी ये है। और देखिए ईरान को जो है कुछ खास ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों से ऐसा लगाव नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली फ़िलिस्तीनियों के लिए कुछ नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें लेबनान में, तो वहाँ लेबनान में जो है हिज़्बुल्लाह भी है। तो हिज़्बुल्लाह देखिए वो ईरान के द्वारा पोषित है, उसके सारी ट्रेनिंग और जितने वेपन्स हैं वो वहीं से आते हैं। लेकिन आप ये भी समझें कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो भी हिज़्बुल्लाह देखता है। अगर वो इज़राइल से डायरेक्ट लड़ाई करेगा तो इज़राइल इस लड़ाई में अगर इज़राइल को नुकसान होगा तो हिज़्बुल्लाह को भी नुकसान होगा, क्योंकि लेबनान पूरी तरीके से एकदम समझ लीजिए कि अब नष्ट हो जाएगा। तो वो ऐसा क्यों करेगा? और वो भी किसके लिए? गाज़ा पट्टी के लिए, जो पूरी तरीके से वैसे ही ख़त्म हो चुका है। तो आपको 1+1 2 भी जोड़ दिए ज़रा, और थोड़ा सा दिमाग का यूज़ कीजिए कि एक तरीके से ये एक तरीके का अपने आप को शो ऑफ स्ट्रेंथ है, नूरा कुश्ती भी है एक तरीके की, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि हम देखिए कि हम आस-पास फ़िलिस्तीनियों के लिए कर रहे हैं और बाकी जो अरब देश है वो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए अरब देशों के लिए मुसीबत ये है कि उनके पास जो है ऑयल है और ऑयल के दिन जो है कुछ गिनती के ही बचे हैं। उनको ट्रांज़िशन, एक मॉडर्न इकोनॉमी में ट्रांज़िशन करने के लिए इज़राइल और अमेरिका की ज़रूरत है। और ईरान के पास जो है, आप चाहे जो कहें, वहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, अरब देशों की तुलना में तो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है, और उसके पास काफ़ी गैस का भंडार भी है और उसका ऑयल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास एक वेल ट्रेंड जो है आर्मी भी है। तो आप इस बात को ये समझिए कि जब भी बात होती है मिडिल ईस्ट की, मध्य पूर्व की, तो वहाँ पे एक तरीके की स्ट्रेटजी नहीं चलती है। वहाँ पे कई लोग एक दूसरे को एक जगह सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं दूसरी जगह वो दोनों विद्रोही भी हो जाते हैं। अब ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से स्ट्राइक की, उसमें देखिए जॉर्डन और सऊदी अरेबिया की जो है फोर्स ने भी कुछ ड्रोनों को मार गिराया है। तो इस बात पे भी आप गौर कीजिए कि एक तरीके से इज़राइल जो है जितने अरब देश हैं, कुछ अरब देश जो हैं वो इज़राइल के साथ भी खड़े दिख रहे हैं, क्योंकि वो ईरान से डरते भी हैं। क्योंकि देखिए जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था वो ये नहीं चाहते कि उनके यहाँ भी किसी टाइप का रेवोल्यूशन हो और उनकी जो है राजगद्दी पर कोई ख़तरा है। तो लबुलवाब उसका यही है। और इस बात को भी आप समझिए कि इज़राइल के लिए भी मुसीबत ये है कि उस वो ऑन ग्राउंड तो वो जीत रहा है, लेकिन जो पीआर स्टंट होता है, मतलब जो और दूसरे देशों में, जो अमेरिका जितने वेस्ट हैं जहाँ से इज़राइल अपना सपोर्ट लेता है, वहाँ की जनता में इज़राइल का छवि ख़राब हो रही है। और क्योंकि जो वॉर है जो कि शहरों में लड़ी जाती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी कैजुअल्टी होती है, आप उससे बच नहीं सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है जोखिम होता है। यहीं जो है गोरिल्ला युद्ध की जो है सबसे बड़ी जो लोग जो फौजें गोरिल्ला युद्ध लड़ती हैं, यही जो है उनके लिए सबसे बड़ा विजय का कारण बनता है।
और अगर जो है इज़राइल जैसे हमास के अगर एक भी फाइटर को निशाना बनाना चाहती है तो उसको जो है बड़ा सोच समझ कर जो है शहर के अंदर टारगेट करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि वो लोग जो है सिविलियन लोगों में, मतलब कि नॉर्मल जनता के अंदर जो है होते हैं, तो नॉर्मल जनता की भी कैजुअलिटी होती है। और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चालाकी से जो है, जितने जैसे दिखाया जा रहा है कि 32,000 जो है गाज़ा में रहने वाले लोगों की डेथ हुई, तो उस समय जो है आप ये नहीं पाएंगे कि टेररिस्ट कितने मारे गए या हमास के फाइटर कितने मारे गए, क्योंकि उसी में जो है उन्होंने नॉर्मल जनता में ही उन्होंने अपना फिगर छुपा दिया है। जो फाइट भाई उसमें तो उनके फाइटर भी तो इन्वॉल्व हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इज़राइल और जो गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट है, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि देखिए जोग्राफिकली ये एरिया काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और अगर आप ये देखें तो इज़राइल कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एक तरफ वेस्ट बैंक और दूसरी तरफ गाज़ा, और दोनों तरीके से जो दोनों तरफ से उस पर जो है फ़िलिस्तीन नाम का देश पैदा हो, क्योंकि ये फ्यूचर में जाकर ईरान के लिए जो है एक और जो है कठपुतली बन जाएगा। और ख़ासकर जो है अभी प्रेजेंट स्टेटस में तो नहीं होगा। तो अब इस और ख़ासकर जो हमास ने अटैक किया उसके बाद तो जो इज़राइल की जनता, जो लिबरल लोग थे, वो भी एकदम एक किनारे हो गए, और उनको भी समझ में आ गया है कि फ़िलिस्तीन नाम के देश का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि वहाँ अब इज़राइल की जनता ही इसके विरोध में उतर आई है। तो अब हम चाहे जो कह लें, इसका हल तो जो है शांति से तो नहीं निकलेगा, और इसमें खून खराबा आगे चल के बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध और फिर जो अमेरिका और चीन के बीच जो पॉलिटिक्स है, कोल्ड वॉर चल रही है, उसका असर भी इस पे होगा। अब आगे आने वाले टाइम में देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।